अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म स्टार्ट करनी है टू। पहला चैप्टर इसका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे जो कि इमोशनल ईएमएफ और उसका फार्मूला डिराइव करने के बारे में है। ठीक है, इमोशनल ईएमएफ को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, बल्कि इमोशनल ईएमएफ से भी पहले हमें पता होना चाहिए कि ईएमएफ क्या है। ईएमएफ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रो mean charge, motive mean in motion, force आपको पता है force is an agent produces acceleration in any body। ठीक है, तो ये ऐसी फोर्स है या ऐसा एजेंट है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है और जिसकी वजह से चार्जेस इन मोशन आ जाते हैं। इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो फोर्स है जो कि कोई बैटरी इंटरनली चार्जेस को देती है, जिसकी वजह से एक्सटर्नली चार्जेस सर्किट में मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है मोशनल ईएमएफ। इट मीन्स कि ये क्या होगी, ये ऐसी ईएमएफ होगी दैट विल प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेन इट मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये इमोशनल ईएमएफ कहलाएगी। फार्मूला थोड़ा सा हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए ये सारी स्कीमेटिक जो डायग्राम है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। उसके लिए क्या है कि हमने एक रॉड ले ली है डी, उसकी लेंथ है ठीक है, उसको हमने दो कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर रख दिया है और इस तरह से रखा है कि ये जो रॉड है ये मूव कर सकती है इन रेल्स के ऊपर। ठीक है, इसे एंड सी पे हमने रख दिया है इसके साथ। अब जो सी और डी एंड्स इसके हैं वो हमने गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिए हैं और इस रीजन में जिसके अंदर रेल्स के अंदर जहाँ पे कंडक्टर ने मूव करना है वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है बी, जिसकी डायरेक्शन जो है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। ठीक है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, क्रॉस है, क्रॉस का मतलब यही होता है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, जबकि डॉट अगर आएगा तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, तो चूंकि ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, हम के एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर लेते हैं। तो इसको हमने अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल टू माइनस बी के। ठीक है, अब ये है परपेंडिकुलर इसके, मैग्नेटिक फील्ड जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। गैल्वानोमीटर किस लिए हमने लगाया, गैल्वानोमीटर हमने क्योंकि हमने कहा था इमोशनल ईएमएफ है किसी कंडक्टर में इंड्यूस हो जाएगी जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। हमने क्या करना है, बेसिकली इसके ऊपर कुछ एक्सटर्नली फोर्स एफ एक्सटर्नल हमने लगा देनी है। हमने उसको लगाने की वजह से वो रॉड जो है वो मूव करेगा विद इन द मैग्नेटिक फील्ड और हमने देखना है कि इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है या नहीं। तो गैल्वानोमीटर हमें बाय डिफ्लेक्शन उस करंट की वैल्यू दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद चार्ज जो है सपोज कर लेते हैं कंडक्टर के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ चार्जेस हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, वो जो चार्जेस हैं हमसे कह देते हैं चूंकि करंट ने फ्लो करना है, करंट का जो फ्लो करना होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होता है, तो हम प्लस क्यू चार्ज कह लेते हैं कि इसमें है। जब करंट इंड्यूस हो जाएगा, गैल्वानोमीटर हमें डिफ्लेक्शन बताएगा, तो इसका मतलब ये है कि चार्जेस से जो कि प्लस क्यू हैं वो वी वेलोसिटी जो कि आई की डायरेक्शन में, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगा फोर्स है, फोर्स की वजह से जो डायरेक्शन करंट की होगी उसी डायरेक्शन में वहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी। हमारे पास ये करंट है ना, ये डायरेक्शन है ना उसकी। ठीक है, इस तरह से ये सारा जो है वो सीक्वेंस होगी, यानी हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी है, गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर दिया है, इस कंडक्टर को हम एफ एक्सटर्नल फोर्स के साथ मूव करवा रहे हैं। जिस डायरेक्शन में मूव हो रही है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। एज अ रिजल्ट जो है वो इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करने की वजह से चार्जेस प्लस क्यू जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक
मूव कर रहे हैं और गैल्वानोमीटर हमें डिफ्लेक्शन बता रहा है। थोड़ा सा इसके नेक्स्ट हम लेवल पे जाते हैं, कौन सी फोर्स इसके ऊपर लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स लग रही है चार्जेस के ऊपर, और वो पीछे आपने पढ़ लिया क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल होती है। अब वी हमारे पास वी आई की डायरेक्शन में है, बी माइनस बी के क्या है, ये माइनस हमने बाहर लगा दिया, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में होगी। जब जरा इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लें, क्यू वी बी ये तो मैग्नीट्यूड्स हैं, आई क्रॉस के आपको पता है माइनस जे के इक्वल होता है, वो माइनस जे जौन सा है वो इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस जे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है, और ये मैग्नेटिक फोर्स किस पे एक्ट कर रही है, प्लस क्यू चार्जेस में, और किस डायरेक्शन में कर रही है, प्लस वाई एक्सिस डायरेक्शन में। ये एक्सिस उन्होंने आसानी के लिए यहाँ पे ही हमें बना दिए, ठीक है। इस डायरेक्शन में मूव करी है, परपेंडिकुलर हमेशा फोर्स एक्ट करती है वी और बी के, ठीक है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो जे डायरेक्शन, जे जो यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन का होता है, वाई एक्सिस का, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स मूव कर रही है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फोर्स जो है चार्जेस को पुश कर रही है किस तरफ, एंड ए की तरफ। ये हमारी करंट की डायरेक्शन है, बी से ए की तरफ हमारा करंट फ्लो कर रहा है विद इन द कंडक्टर, तो ए की तरफ ये कर रही है उसको पुश, ठीक है। अब उसके कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्जेस के साथ साथ नेगेटिव चार्जेस भी मौजूद, ठीक है, नेगेटिव चार्जेस भी साथ साथ मौजूद है रॉड के अंदर। तो लिहाजा अगर प्लस वाई एक्सिस में पॉजिटिव क्यू चार्जेस के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, तो माइनस चार्जेस पे किस डायरेक्शन में करेगी, माइनस वाई एक्सिस डायरेक्शन में या माइनस जे डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि मैग्नेटिक फोर्स माइनस क्यू चार्जेस को बी की तरफ पुश कर देगी, यानी कि नीचे की तरफ, यानी ऊपर वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे और नीचे वाली डायरेक्शन में नेगेटिव क्यू चार्जेस। एज अ रिजल्ट ये वाला जो एंड है यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस सारे इकट्ठे हो जाएंगे, यानी एक्सेस में हो जाएंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, मूव करते रहेंगे लेकिन एक्सेस में हो जाएंगे, और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इन एक्सेस हो जाएंगे। तो हमें यूं लगेगा कि ए वाला जो एंड है वो पॉजिटिव बन गया है, बी वाला जो एंड है वो नेगेटिव बन गया है। उसकी वजह से यहाँ पे कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट के ऊपर ये दो टर्मिनल बन जाएंगे। जब दो टर्मिनल या दो वोल्टेजेस या दो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर देते हैं क्रॉस कंडक्टर, एज अ रिजल्ट क्या होता है, उसके अंदर हर पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एफ ओवर क्यू के इक्वल होगी। एफ की वैल्यू हम लगा देते हैं क्यू बी बी जे ओवर क्यू, ये किस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जे डायरेक्शन में। याद रखना है आपने, क्यू क्यू से कैंसल आउट हो जाएगा, क्यू बी बी जे आ जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ई इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय बी। याद रखना है कि वी जो है वो वेलोसिटी है चार्जेस की, ठीक है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, ईएमएफ और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हमारे पास है, ई इज इक्वल टू इंटेग्रल ई डॉट डी आर, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, ई डी आर कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। यहाँ पे थीटा क्या है, वी की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन के ई की डायरेक्शन और आर की डायरेक्शन। आर की डायरेक्शन वही होगी जो एल की डायरेक्शन होगी, ठीक है। एल मतलब कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अब वो कंडक्टर तो हमारा ये है, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। लिहाजा दोनों के दरमियान एंगल थीटा जो है हो जाएगा 0 डिग्री का, ई और लेंथ ऑफ कंडक्टर के दरमियान, ठीक है। तो वो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 0 1, यानी थीटा यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री है और cos 0 जो है वो हमारे पास 1 है। इसी तरह से हमने ई की वैल्यू पुट कर देनी है, v इंटू बी है, लिहाजा ये वी बी डी आर आ जाएगा। और टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर चूंकि हमारे पास d है, हम इसको 0 से d तक इंटीग्रेट कर लेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डी आर का इंटेग्रल d आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई है। इंड्यूस करंट की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, पीछे फॉर्मूलाज हमने पढ़े हुए हैं। अगर R है, क्योंकि चूंकि कंडक्टर है, कंडक्टर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लाजमी होगी, लिहाजा चूंकि कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस को हम R ले लेते हैं। I इज इक्वल टू ई बाय आर के इक्वल होता है। ई की वैल्यू हमने ई भी कह सकते हैं, इसको एप्सिलॉन भी कहते हैं, पुट कर देनी है वी बी डी जो कि हमने निकाली है, वी बी डी ओवर आर आ जाएगी, ठीक है। अब देखना ये है कि हमारे पास इंड्यूस्ड करंट की क्या डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ये है,
नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है ना, यूं हमारा जो कंडक्टर है वो कर रहा है। इसका मतलब है ये लो पोटेंशियल वैल्यू से हाई पोटेंशियल वैल्यू तक जा रहा है, और ये हमें मालूम है कि इसकी डायरेक्शन इंड्यूस करंट की कुछ इस तरह से होती है। ये क्यों प्रोड्यूस हो रहा है इंड्यूस करंट? इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे हमारे पास इंड्यूस हो गई है। वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वजह पैदा होने की क्या है कि ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर एक एफ एक्सटर्नल लगी थी जिसकी वजह से वो मूव करने लग गए। इसको अपोज करेगा इंड्यूस करंट की, इस तरह से हमारे पास डायरेक्शन आएगी, या इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह से आएगी कि इसको अपोज करेगा वो। पता है ना आपको, जो कॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करती है उसको ये अपोज करती है इंड्यूस ईएमएफ। वो कॉज जिसे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कॉज को ही अपोज करती है। तो फिर इंड्यूस करंट की क्या डायरेक्शन होगी? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है, फोर्स की। तो लिहाजा क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रॉड की लेंथ हमारे पास dl है, करंट I है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड B में वो मूव कर रहा है, B इक्वल टू माइनस B K के इक्वल है, ठीक है। तो फिर मैग्नेटिक फोर्स क्या आ जाएगी? ये हमारे पास कंडक्टर की लेंथ के लिए जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई कर देंगे, IL क्रॉस B। यहाँ पे L की जगह क्या आ जाएगा? D, ठीक है, और किस डायरेक्शन में है वो? डी जे के इक्वल आ जाएगा। बी जो है वो बी माइनस बी के इक्वल है, माइनस को हमने बाहर लिख लिया है, जे क्रॉस के आ गया हमारे पास। जे क्रॉस के क्या होता है? माइनस आई, जे क्रॉस के जो है वो आई के इक्वल होता है, ठीक है। इस माइनस को जब हम अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस आई आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है लग रही करंट कैरिंग रॉड पे, वो अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, ठीक है ना। अपोज जो कर रही है उस कॉज को, इंड्यूस करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कॉज को अपोज करेगा जो कि उसे प्रोड्यूस कर रही है। कौन सी कॉज ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रही है? वो एक्सटर्नल फोर्स है, लिहाजा मैग्नेटिक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। इस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास IDB से दिया हुआ है और इसकी डायरेक्शन माइनस I डायरेक्शन में है, ठीक है। ये आ गई हमारे पास। यहाँ पे हम जो है वो वैल्यू पुट कर देते हैं पीछे से I की, जो हमने निकाली थी। कहाँ निकाली थी? I इज इक्वल टू VBD ओवर R। यहाँ पे I की जगह हमने VBD ओवर R लिख दिया, बाकी D भी वैसे ही आ गई। आ गया हमारे पास VB स्क्वायर D स्क्वायर ओवर R। अगर हमारे पास ये फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मैकेनिकल पावर जो है इसमें प्रोड्यूस हो रही है वो क्या होगी? यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क की होती है ना मैकेनिकल पावर, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क हम निकालना चाह रहे हैं, वो किसके इक्वल होगा? डॉट प्रोडक्ट होती है F और V की, FL और V की। अब V जो है वो हमारे पास किस डायरेक्शन में था? I डायरेक्शन में, और FL जो है वो हमारे पास आ गई है माइनस I डायरेक्शन, यानी एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में आपस में 180 का एंगल बना रही हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, VB स्क्वायर D स्क्वायर ओवर R आ जाएगा, FL की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है, और V साथ में वैसे ही आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे V स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर ओवर R आ जाएगा। ये हमारे पास आई है मैकेनिकल पावर। अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर निकालना चाह रहे हैं ड्यू टू करंट, ठीक है, अगर R कंडक्टर की रेजिस्टेंस है तो बाय फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पावर आएगी I स्क्वायर R के। I स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? I की वैल्यू हमने निकाली थी VBD ओवर R, लिहाजा वो वैल्यू VBD ओवर R पुट कर देंगे। इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा हमारे साथ, साथ में R मौजूद है। जब इस स्क्वायर को खोलेंगे V स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर ओवर R आ जाएगा, R स्क्वायर आ जाएगा, एक पावर R से कैंसल आउट हो जाएगी, V स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर ओवर R। इसका मतलब ये मैकेनिकल पावर का मतलब ये है कि वो फोर्स जो कि एक्सटर्नली हमने अप्लाई की थी वो उसके अंदर जो है वो सारे रेट ऑफ डूइंग वर्क या एबिलिटी टू डूइंग वर्क का बायस बनी, वो भी वही थी V स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर ओवर R। और इलेक्ट्रिकल पावर जो उसके अंदर ड्यू टू इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही है वो V स्क्वायर B स्क्वायर
स्क्वायर ओवर आर है। इसका मतलब है सारी की सारी जो वर्क एक्सटर्नली किया गया था वो पावर में कन्वर्ट हो गया है, इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट हो गया है, वो सारा वर्क चार्जेस की मोशन के लिए इस्तेमाल हो गया है। पी एम इज इक्वल टू पी ई आ गया है, मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, इसका मतलब मैकेनिकल पावर कंप्लीटली इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट हो गई है। यही जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है एसी जनरेटर का, और इसकी मदद से हम एक करके अगरचे 100% अचीव नहीं हो पाता, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए।